ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपको लेकर आया हूं स्मार्ट खेती में कामरूप मेट्रो के बोगीबारी गांव में। यहां पर फिश फार्मिंग के साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग को किस तरह से किया जा सकता है, इसके नायाब तरीके सुझाए गए हैं। केवल सुझाए नहीं गए बल्कि एक मॉडल खड़ा किया गया है करीब 100 बीघा लैंड में, यानी 33 एकड़ में। यहाँ पर जो फिश फार्मिंग है उसके मेटिंग से लेकर के और उसके पूरे पालन तक की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर दिखाई बताई और सिखाई जाती है। किस तरह से यहाँ मछली पालन किया जाता है। यहाँ पर 5 तरह के पेड़ करीब करीब यहाँ पर लगाए गए हैं। केले का यहाँ पर फार्मिंग है। केले के पत्ते, एक मछली की वैरायटी ऐसी भी है जिसके लिए वो फीड का काम करते हैं। और यहाँ पर केवल केला ही नहीं, केवल मछली ही नहीं, यहाँ पिगरी भी है, बत्तख भी है और भी यहाँ पर कुछ चीज़ों को कैसे जोड़ा गया है देखते हैं यहाँ के खास स्मार्ट फार्मिंग में। आपने सहफसली के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे सह मछली, जहां तालाबों में मछली पालन तो उसकी मेढ़ों पर केला, पपीता समेत कई फलदार पेड़ लगाए गए हैं। 100 बीघा में इस मॉडल को स्थापित किया गया है। यह किसी एक किसान की संपत्ति नहीं है, बल्कि 1 लाख मछली पालन करने वाले किसानों का प्रेरणा केंद्र है। असम के कामरूप जिले के बोगीबाड़ी गांव में सामूहिक प्रयास के इस केंद्र की नींव डाली गई। नाम रखा गया है कलंग कपिली। ये 2 नदियां हैं जो इस गांव के आगे जाकर एक होकर विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा बन जाती हैं। यही विशालता यहां की प्रेरणा है, जो करीब 1 लाख किसानों को साथ लेकर आई है। सबने एक साथ सीखा, एक साथ प्रयास किया और सब मिलकर आगे बढ़े। उनके इस प्रयास को देखते हुए नाबार्ड जैसे संगठनों ने खूब साथ दिया। ये जो हमारा ज़मीन है, आपने देखा, इस ज़मीन को हम लोगों ने एक डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट बना लिया, एक मॉडल है जिसमें फ़िश फार्मिंग कैसे करना है, फ़िश फार्मिंग के साथ इंटीग्रेशन कैसे होना है। जैसे बनाना, आप लोगों ने देखा बनाना है, इसमें पपिया है, किंग चिली है और वेजिटेबल्स भी है, एरिका नट भी है। तो और हम लोगों ने लाइफ स्टॉक के साथ भी इंटीग्रेशन हो सकता है। तो ये मॉडल इसलिए हम लोगों ने यहाँ डेवलप किया है, जो देखने के बाद लोग अपने अपने एरिया में कर रहा है। दूसरा, ये यहाँ हम लोगों ने रेसिडेंशियल ट्रेनिंग का भी व्यवस्था है, जिससे लोग यहाँ सीखने के लिए आते हैं और सीखने के बाद, ये मॉडल देखने के बाद, यह जो हो रहा है वो देखने के बाद उनका मन भी माने परंपरागत से साइंटिफिक हो जाते हैं और ये यहाँ जो सीखते हैं उसको उसके जो अपने एरिया है उसमें रेप्लिकेशन हो रहा है, जिससे आज हमारा प्रधानमंत्री का जो सपना है, जो फार्मर्स का इनकम डबलिंग करना है, उसमें हम लोग काम कर रहा है और हमारा फार्मर भी काम कर रहा है। और मैं सोचता हूँ जो हमारा प्रधानमंत्री का जो सपना है अभी पूर्ण होने वाला है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मानव आहार में मछली का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही मछली पालन और मछली पकड़ना एक महत्वपूर्ण उद्योग रहा है। मत्स्य उद्योग का आधार जल है। नदी, तालाब और जलाशय में पाई जाने वाली मछलियां प्रकृति की देन हैं।
मत्स्य पालन का प्रमुख उद्देश्य मछलियों के उत्पादन में वृद्धि करना है। इन्हें उथले जल में पाला जाता है और इन्हें पकड़ना आसान होता है। कृत्रिम खाद्य सामग्री से मछलियों का विकास और वृद्धि तेज गति से होती है। भारत में नीली क्रांति ने मछली पालन और जल कृषि क्षेत्र के महत्व को प्रदर्शित किया है। मत्स्य पालन को एक उभरते हुए क्षेत्र के रूप में माना जाता है। मत्स्य पालन आजीविका विकास के साथ आर्थिक संपन्नता को आगे बढ़ाता है। मछली पालन उद्योग मछुआरों तक ही सीमित था, लेकिन आज ये सफल और प्रतिष्ठित लघु उद्योग के रूप में स्थापित हो रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी ने मछली पालन क्षेत्र में क्रांति ला दी है। खाद्य पूर्ति में वृद्धि के साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। भारत मत्स्य उत्पादक देश के रूप में उभर रहा है। बदलते वैज्ञानिक परिवेश में इसके लिए कृत्रिम जलाशय बनाए जा रहे हैं। मछली की बढ़ती मांग से भारतीय बाजार में मत्स्य उद्योग का अच्छा स्थान है। मछली से हमें कई तरह के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिनमें तेल प्रमुख है। भारत के हर राज्य में इस व्यवसाय को प्रमुख स्थान मिल चुका है। तालाब और टंकी बनाकर भी मत्स्य पालन शुरू किया जा सकता है। मात्स्यिकी के एकीकृत विकास और प्रबंधन क्षमता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मात्स्यिकी क्षेत्र में क्रांति कहा है और इसे नीली क्रांति का नाम दिया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना द्वारा मात्स्यिकी क्षेत्र में अब तक सबसे अधिक निवेश किया गया है। 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की थी। ज्योतिष जैसे नौजवान इस सारे काम की प्रेरणा हैं। ज्योतिष समाज की ताकत को जानते हैं। वो कहते हैं कि वो 3 दोस्त मिलकर मछली पालने के लिए बैंक के पास 15 दिन तक गए, लेकिन जब समाज साथ आया तो सारे काम कामयाब होते चले गए। इस कामयाबी को यहाँ के किसान कुछ इस तरह से बयां करते हैं। मेरा नाम अमूल्य डेका है। मैं बोगीबेरी गांव का ही बासिंदा हूँ और मेरे पास एक संस्था है कोलंकोपिली एनजीओ। वहाँ से मैंने 2-3 दिन का ट्रेनिंग लिया है। उन लोगों ने मुझे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में भी भेजा था 2 साल पहले। वो ब्रीडिंग कैसे करता है, और पिछले साल उन लोगों की तरफ से मैंने मेरे तालाब में एक नया स्पीशीज़ किया है, फ्रेश वाटर पॉन्ड। उसमें तो बहुत अच्छा मिला है और लगभग 45 से 55 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा मिला है। कोलंकोपिली से मुझे जो ट्रेनिंग मिला है, इससे मैं मछली पालन करके बहुत ही खुश हूँ। और IMC इंडियन मेजर कार्प, ये जितना मछली है मेरे तालाब में मैंने पालने शुरू कर दिया है और यहाँ से मुझे अच्छा इनकम मिल रहा है। मेरा 1 एकड़ ज़मीन पे ये फिश फार्मिंग है और मुझे यहाँ से 2.5 लाख सालाना इनकम होता है। ये सिर्फ मछली पालन का केंद्र नहीं है, ये मछली का ब्रीडिंग सेंटर भी है, ये सेलिंग काउंटर भी है और यहाँ पर मछली पालन भी होता है। यहाँ से मछलियों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी सेल किए जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ होती है हॉर्टिकल्चर, फलदार पेड़ों की खेती, जिनसे आमदनी की अगर आप बात करें तो 15 एकड़ में करीब 40 लाख रुपया सालाना की आमदनी होती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर करीब जो किसान हैं, जो युवा हैं, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और अभी तक यहाँ के 7 जिलों में करीब 1 लाख युवा किसानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और ये एक कहानी है उस कामयाबी की, उस सोशल इम्पैक्ट की, जहाँ पर समृद्धि सब और जाएगी, उसका एक केंद्र बना है। अगर इस तरह की कोई शुरुआत आपने भी की है तो हमें ज़रूर बताइए। हम आएंगे और देश को दिखाएंगे आपकी स्मार्ट खेती।
किसान खेत में मेहनत करता है, पैदावार के मामले में वो जीत जाता है, लेकिन बात तराजू की आती है तो हार जाता है। यही वो बात है जिसने बरसों से खेती में किसानों के उत्साह को कम किया है और वो खेती छोड़ते रहे हैं। लेकिन असम के तपन बरुआ ने इसका भी समाधान ढूंढ लिया है। इस युवा ने अपने पास की मंडी में ही एक दुकान किराए पर ले ली। अब तपन के खेत में जो कुछ भी पैदा होता है वो खुद मंडी में जाकर बेचता है। नमस्कार, सनसेट टीवी की टीम आपको स्मार्ट खेती दिखाने के लिए पहुंची है असम के नौगांव जिले में। ये नौगांव जिले का सेंसुआ गांव है। यहाँ पर हम खड़े हैं तपन बरुआ के खेत में। ये 3 एकड़ का खेत है। करीब 5 तरह की सब्जियों को यहाँ उगाया गया है। यहाँ पर विड्स की यानी खरपतवार की बहुत समस्या थी। यहाँ पर बाढ़ की, पानी की बहुत समस्या थी। यहाँ पर किस तरह से उन्होंने इन समस्याओं से इनोवेटिव तरीके से कैसे निजात पाई है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और कैसे उन्होंने इस पैच से 3 महीने तो उनके ऐसे होते हैं जब रोजाना वो 6,000 रुपया आमदनी करते हैं। ये आमदनी उन्होंने कैसे हासिल की है, देखेंगे स्मार्ट खेती में। अब बीच में कोई आड़ती नहीं है। तपन अपनी उपज की पूरी कीमत वसूल करते हैं। सब्जी हम लोग पहले कमीशन में बेचते थे। अभी हम 10 खेत वालों मिलके मंडी में ही दुकान खुद का ले लिया है। तो अपना खेत का माल खुद के दुकान पे ही अभी बिकते हैं। अभी 20 का कमीशन का कोई सिस्टम ही नहीं है। अभी जितना बिकता है सब अपना है। असम गन्ना प्रधान प्रदेश नहीं है, लेकिन फिर भी तपन ने हमें गन्ने का जो गणित बताया वो गन्ना बेल्ट के किसानों के लिए भी एक रास्ता है। तपन कहते हैं कि उन्हें गुड़ के लिए बल्क में गन्ना बेचने में सबसे कम लाभ होता है, गुड़ बनवाकर बेचने में उससे ज्यादा, लेकिन गन्ने के रस में सबसे ज्यादा लाभ होता है। इसलिए वो गन्ने का रस बेचने वालों को अपना गन्ना बेचते हैं। गन्ना तो हम इसका गुड़ नहीं बताते, इसका प्रोसेसिंग हम नहीं करते हैं। तो इसको हम जूस वालों को बेचते हैं 700 रुपया क्विंटल। 700 से 800 रुपया क्विंटल मिलता है। हम लोग तो 700 रुपये में ही दे देते हैं। गुड़ बना के बेचने से आपको मान लीजिए 700 रुपया क्विंटल आएगा। उसका प्रोसेसिंग फीस हटाने से मान लीजिए 250 से 300 रुपया मिलेगा। व्यापार में समय की समझ बहुत मायने रखती है। यही वजह है कि तपन अपने गन्ने गोवर्धन और छठ पूजा जैसे त्योहारों पर जमकर बेचते हैं और खूब कमाई करते हैं। खेत में क्या करते हैं, एक बार पहले तरबूज लगाते हैं। तरबूज का सीज़न ख़त्म होते ही तो जून महीना तक का हम लोग ख़त्म होता है। तो उसके बाद उसी मालसिंग पे, उसी बेत पे दूसरी बार हाल जुताई करने का कोई काम ही नहीं है, खाद डालने का काम नहीं है। उसी बेत पे हम लोग दूसरा क्रॉप लेते हैं। तो वही मालसिंग पे, वही खर्चा पे हम लोग 2 क्रॉप लेते हैं। तो हम लोग का प्रॉफिट इसलिए ज़्यादा आ रहा है। और दूसरी बात यह क्या है, ये मालसिंग भी हम लोग मिनिमम 2 ईयर्स यूज़ करते हैं। ये पिछले साल का मालसिंग है। उस पर तरबूज लगाया, उस पर फिर भिंडी लगाया, कहीं कहीं पे खीरा लगाया, करेला लगाया था। वैसे इस साल भी उसको यूज़ कर रहा है। तो अगले साल देखते हैं इसको फिर से यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देखते हैं। अगर ठीक रहेगा तो उसको 3 साल यूज़ करेंगे, नहीं तो 2 साल तक तो एक बार मालसिंग खरीदने से हम लोग का वो यूज़ होता है। तो उसका खर्चा कमती होता है, तो प्रॉफिट इसलिए हम लोग को ज़्यादा मिलता है। रोज़ का हिसाब लगाए तो खर्चा छोड़ के 6-7 हज़ार रुपया, 6 to 7,000 रुपया आता है। थोड़ी सी मेहनत और व्यापार की समझ तपन के हंसते खेलते परिवार की कहानी है। ये कहानी हमेशा से इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जब से युवा तपन ने खेती की कमान संभाली, तब से खेती उसके लिए खुशी की वजह बन गई है। अगर आप गन्ने की बात करें तो गन्ने को अगर आप ऐसे ही बेचते हैं तो वो यहाँ पर 250 से 300 रुपया उसका मिलता है। अगर गुड़ बनाकर बेचते हैं तो 400 रुपये तक आप उससे आमदनी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ बरवा साहब उस गन्ने का जूस
जो है, जो जूस वाले हैं, उनको गन्ना बेचते हैं 700 रुपया प्रति क्विंटल। और यही गन्ना छठ के आगे और पीछे 2 दिनों में जब बेचते हैं तो 20 क्विंटल गन्ने को 40,000 रुपए में 2 दिन में बेच देते हैं। ये जो सेल की जो मार्केटिंग की जो समझ है, ये समझ कहीं ना कहीं किसान को, बरवा साहब को एक कामयाब किसानों की कतार में लाकर खड़ा कर देती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों के लिए भी गन्ने की इतनी कीमत पाना आसान काम नहीं है। यहाँ पर आपके अंदर भी अगर ये समझ है, ये कलाकारी है, ये स्मार्टनेस है, आप भी अगर स्मार्ट खेती करते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे एक और स्मार्ट किसान और उसकी स्मार्ट खेती।